कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी डेस्टिनी हमें वहाँ ले आती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी। ये कहानी स्वाति की है जो दिल्ली में रहा करती थी। वो एक वर्किंग गर्ल थी। स्वाति के सपने तो बहुत बड़े थे, पर उसकी अभी की जो 9 to 5 की जॉब है उसे देखकर उसे ऐसा नहीं लगता कि उसके सपने कभी भी पूरे होंगे। और एक वजह ये भी है कि वो जानती थी कि आज तक उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसने बहुत ही कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। बस उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, अनोखी। दोनों ने अपनी पढ़ाई साथ में ही पूरी की और फिर अनोखी शादी करके इंडिया से बाहर चली गई। स्वाति अनोखी के जाने के बाद बहुत उदास रहती, क्योंकि वो एक ही थी जिससे स्वाति अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। शुरू में तो रेगुलर अनोखी के फोन आते, पर धीरे धीरे उसने फोन करना बंद कर दिया। कभी स्वाति फोन करती तो या तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती, या फिर उसका पति उससे कह देता कि वो अभी बाहर गई है। धीरे धीरे स्वाति भी समझ चुकी थी कि शायद अनोखी उससे अब बात नहीं करना चाहती। अब स्वाति की बुआ भी वहीं दिल्ली में ही रहती थी और वो भी अकेली ही थी, पर फिर भी स्वाति और उसकी बुआ के बीच में ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं था। स्वाति ने एक छोटा सा घर रेंट पर लिया हुआ था। वो वहीं रहा करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद शायद ही 1 या 2 बार उसने अपनी बुआ से बात की थी। ना ही स्वाति को बुआ से कोई मतलब था और ना ही उसकी बुआ को उससे। ऐसे ही स्वाति की लाइफ चल रही थी। तभी अचानक एक दिन स्वाति के लैंडलॉर्ड ने उससे कहा कि ये आखिरी महीना है, इसके बाद तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। स्वाति हर रोज अपने नसीब को कोसा करती और सोचती कि भगवान ने सारी प्रॉब्लम शायद मेरी ही किस्मत में लिख दी है। अब जब स्वाति अपनी ऑफिस में गई तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया कि आप स्वाति बोल रही हो। स्वाति ने कहा हाँ। सामने से कहा कि आपकी बुआ की आज सुबह ही डेथ हो गई है और उनका आपके अलावा और कोई भी नहीं है, तो आपको उनकी अंतिम विधि के लिए आना पड़ेगा। एक बार तो स्वाति को लगा कि मना कर दूं, पर फिर उसने कहा कि आप मुझे ऐसा करिए, एड्रेस दे दीजिए, मैं वहां पहुंच रही हूं। स्वाति ने ऑफिस से छुट्टी ली और उस एड्रेस पर चली गई। स्वाति ने अपनी बुआ की सारी विधि पूरी की। अब जब वो वहां खड़ी थी तो एक आदमी स्वाति के पास आया। उसने कहा कि मैं आपकी बुआ का वकील हूं। फिर उसने कहा कि आपकी बुआ का आपके अलावा और कोई नहीं था, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज आपके नाम कर दी है। अब जब उसने प्रॉपर्टीज की लिस्ट पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहाँ स्वाति ने अपनी बुआ से कभी फोन पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा, और आज वहीं उसे अपना सब कुछ देकर चली गई। उसने पढ़ा कि उसकी बुआ का एक बंगलो और इंश्योरेंस के पैसे मिलाकर करीब 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो अब स्वाति के नाम हो चुकी है। स्वाति जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसा करती, आज अचानक उसकी किस्मत बदल गई थी। स्वाति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने कभी भी नहीं सोचा था
कि उसके सपने इस तरह से सच हो जाएंगे। उसने अपनी बुआ की सारी विधि, जो 13 दिन की होती है, वो पूरी की। इसके बाद स्वाति वो बंगलो देखने गई, जो अब उसके नाम हो चुका था। जब स्वाति वहां पहुंची तो वो बस उसे एकटक देखती ही रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बंगलों में वो कभी रह पाएगी। अब जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि वो बंगलो अभी रहने लायक नहीं था। शायद उसकी बुआ ने उसे खरीदकर ऐसे ही छोड़ दिया था। अब स्वाति अपना पुराना घर खाली कर देती है और 10 दिन के बाद उस बंगलो का रिनोवेशन करवाकर उसमें शिफ्ट हो जाती है। अब उसने घर को अच्छे से देखा और एक कमरे में आकर वो ठहर गई। उसने अपना मन बना लिया कि वो इसी कमरे में रहेगी। पता नहीं क्यों, पर उसे उस कमरे के प्रति एक अलग ही खिंचाव हो रहा था। उसने अपनी जॉब भी कंटिन्यू की। अब एक दिन जब रात को वो सोने के लिए अपने कमरे में आई तो उस दिन उसे अपनी दोस्त अनु की बहुत याद आ रही थी। वो चाहती थी कि वो अपनी खुशी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ शेयर करे। उसने उसे फोन भी लगाया, पर सामने से किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। अब वो थोड़ी उदास हुई और बेड पर लेटी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दीवारों को अपने नाखून से खुरेद रहा है। उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि दीवार पर सच में किसी के नाखूनों से खुरेदने के निशान थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर उसने सोचा कि कलर वाले भैया को बुलाकर ठीक करवा लूंगी। अब उसने उन भैया को बुलाया और सारा कलर ठीक करवाया। 10-15 दिन तो सब ठीक था। अब जब एक दिन वो अपनी ऑफिस के लिए जा रही थी, तभी उसे अपने कमरे में से किसी के नॉक करने की आवाज आई। वो पीछे मुड़ी और उसने पूरा घर चेक किया, पर जैसे ही वो वापस दरवाजे की तरफ जाने लगी तो उसे फिर से वही आवाज आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, आवाज फिर से बंद हो गई। अब वो जल्दी से घर से निकल गई। अब जब रात को वो अपने कमरे में सोने के लिए गई तो उसे वही नॉकिंग की आवाज फिर से आ रही थी। वो अपने बेड पर बैठ गई। फिर उसने इधर उधर देखा। तभी उसे किसी के अचानक रोने की आवाज आने लगी। अब तो उसे इस घर में रहने से भी डर लग रहा था। पर एक दिन जब स्वाति रात को ऑफिस से घर आई और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसे घर में पैर रखते ही ये एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। घर के अंदर का टेम्परेचर भी काफी गिर चुका था और एक अजीब सी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ये जो स्मेल है वो कुछ जानी पहचानी सी है। अब जब वो अपने कमरे में गई तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसने अपने बेड पर किसी औरत की परछाई को देखा। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अब वो परछाई धीरे धीरे उसी की ओर आ रही थी। स्वाति चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। अब वो परछाई स्वाति के पास आई
उसने स्वाति का हाथ छुआ और फिर अचानक गायब हो गई। अब जैसे तैसे स्वाति ने अपने आप को संभाला और सोने चली गई, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रही थी कि उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। और जब उसने मेरे हाथ को छुआ तो मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे फिर से वही रोने की आवाज आई और वो परछाई उसे अपने हाथ का इशारा करके कुछ बता रही थी। स्वाति ने उस इशारे की तरफ देखा तो वो उसके कमरे की एक दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। स्वाति को बहुत डर लग रहा था और वो सोच रही थी कि कैसी किस्मत है, पता नहीं कहां आकर फंस गई। अब उससे फिर से वो नॉकिंग की आवाज आने लगी। उसने ध्यान से देखा तो वो आवाज उसी दीवार में से आ रही थी जहां वो परछाई इशारा कर रही थी। अब स्वाति समझ चुकी थी कि ये जो कोई भी है वो उसे कुछ बताना चाहती है। अब स्वाति ने हिम्मत करके उस परछाई से बस यही कहा कि तुम जो भी हो प्लीज मुझे डराना बंद करो। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए कुछ बताने के लिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बस इतना बोलते ही वो परछाई वहां से गायब हो गई और इसके बाद उसे वही परफ्यूम की स्मेल आने लगी। पूरी रात स्वाति को नींद नहीं आई, पर अब उसका डर खत्म हो चुका था। सुबह होते ही स्वाति ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया और फिर अपने कमरे की दीवार को तोड़वाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया। उसने सारी बात पुलिस को बताई, पर ऐसी बातों पर कौन भरोसा करता है। स्वाति ने कहा कि इसीलिए मैं इस दीवार को आपके सामने तोड़वाऊंगी। अब उन मजदूरों ने उस दीवार को तोड़ने की शुरुआत की। जैसे जैसे उस दीवार को तोड़ा गया तो अंदर से एक औरत की लाश मिली जो पता नहीं कब से वहां थी। पुलिस उस बॉडी को ले गई और जब उसे ले जा रहे थे तो स्वाति को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उसका अपना कोई जा रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये लाश किसी अनोखी सिन्हा की है और उसे मरे करीब 2 साल हो चुके हैं। और तहकीकात करने पर यह भी पता चला कि ये घर पहले अरुण सिन्हा का था, यानी अनोखी के पति का, जो उसने स्वाति की बुआ को बेचा था। जब अरुण को पकड़ा गया तो उसने बताया कि वो अनोखी को इंडिया ये कहकर लाया था कि वो दोनों अब यहीं रहेंगे, पर दरअसल वो यहाँ अनोखी को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाया था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सके। उसे मारने के बाद इस घर को मैंने बेच दिया और वापस चला गया। जब स्वाति को पता चला कि ये लाश उसकी दोस्त अनोखी की है तो एक पल के लिए तो उसे ये सच ही नहीं लगा। फिर उसने कड़िया जोड़ी कि उसे वो परफ्यूम की स्मेल आती थी। जब उस परछाई ने उसे छुआ तो उसे वो छुअन अपनी सी लगी। अब स्वाति के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगता था कि अनोखी उसे भूल गई, पर वो तो ये सोचते हुए स्वाति रुक गई। स्वाति ने सोचा कि उसकी डेस्टिनी उसे उस जगह ले आई
जहां वो अपनी दोस्त के खूनी को सजा दिलवा सके। स्वाति ने एक बार फिर से अनोखी की आत्मा को अपने घर में देखा, पर इस बार वो बस स्वाति के सामने देखकर मुस्कुराई और फिर एक रोशनी में गायब हो गई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।